और चलिए खबरें विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मुंबई के भिवंडी में 3 मंजिला इमारत गिर गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है और अब तक दर्जन भर लोगों का रेस्क्यू किया गया है। मलबे में अभी भी 70 से 80 लोगों के फंसे होने की संभावना है, आशंका बनी हुई है। फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। इमारत को खाली कराने का नोटिस मिल चुका था, लेकिन उसके बावजूद इमारत खाली नहीं की गई थी। यहाँ पर लोग रह रहे थे और अब 3 मंजिला इमारत के गिरने के बाद यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए हैं। 8 लोगों की मौत हो गई है, दर्जनों लोगों को बाहर निकाला जा चुका है और ऐसी जानकारी है कि 70 से 80 लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं या बिल्डिंग में फंसे हुए हैं। तो देखिए आप, ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर जैसे ही बिल्डिंग गिरती है, जो सबसे नीचे लोग रहते हैं वो ये बिल्डिंग में दब जाते हैं और इसमें 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है और शव बाहर निकाले जा चुके हैं। मुंबई के भिवंडी का ये पूरा वाकया है, पूरा मामला है, जहां पर 3 मंजिल इमारत ढह जाती है और मलबे में कई लोग फंस जाते हैं। तकरीबन 70 से 80 लोगों की संख्या ऐसी बताई जा रही है जो कि इस बिल्डिंग में मौजूद थे और फंसे हुए हैं। उनको भी निकालने की कोशिश की जा रही है। ये साफ नहीं हो पा रहा है कि कितने लोग अभी कितने लोगों की जान जा चुकी है और कितने लोग अंदर अभी मौजूद हैं। एक आशंका बताई जा रही है, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 70 से 80 लोग हैं जो कि इस बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए हैं। तो ये 2 तस्वीरें हैं। कड़ी मशक्कत करी एनडीआरएफ की टीम, पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा हुआ है। तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि जल्द से जल्द मलबे को निकाला जा सके ताकि जिन्हें गंभीर चोट आई है उन्हें समय पर इलाज मिल सके। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, चूंकि मुंबई का जो भिवंडी इलाका है वो काफी घना इलाका है। अब वहां पर तमाम संसाधन पहुंचने में भी थोड़ा वक्त लग रहा है और जैसा कि बारिश लगातार हुई थी उसकी वजह से जमीन कमजोर होती है और जो कच्ची इमारतें होती हैं वो अक्सर गिर जाया करती हैं। और संवाददाता अमित राय जुड़ गए। अमित, 3 मंजिला इमारत गिरी है और अभी क्या अपडेट है? पहले ही 8 शव बाहर निकाले जा चुके हैं। ठीक है, निश्चित तौर पर अभी जो एनडीआरएफ की टीम जो हमें अपडेट दे रही है वो ये है कि 8 लोगों के शव को जो है निकाला गया है और 5 जो है घायलों को जो है बचाया गया है। चूंकि 3:40 पे जो है ये हादसा हुआ, बिल्डिंग काफी जर्जर हालत में थी बताया जा रहा है। तो जब बिल्डिंग गिरी तो जो आसपास के पड़ोस के लोग थे उन्होंने जो है लगभग 15 से 20 लोगों को जो है सुरक्षित वहां से निकाला। फिर मौके पे एनडीआरएफ की टीम, अग्निशमन दल के लोग और पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे और राहत बचाव कार्य जो है भी जारी है। 8 लोगों की डेड बॉडी जो है निकाल ली गई है, 5 लोगों को जो है सुरक्षित निकाला गया है। यहाँ पर एक बच्चे को भी जो है उसमें से बचाया गया है। हालांकि ये कितने साल पुरानी बिल्डिंग थी ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाई, लेकिन मौके पर प्रशासन जो है पहुंचा हुआ है और हम देख रहे हैं कि बचाव कार्य शुरू है। आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले जो है महार, जो रायगढ़ इलाके में पड़ता है, वहां भी इसी तरह जो है बिल्डिंग गिरी थी और लगभग 8 से 10 साल पुरानी वो बिल्डिंग खाली थी और वहां पे भी कई लोगों की जानें गई थी, कई लोग जो है घायल हुए थे। उसके बाद ये हादसा जो है हुआ है, काफी बड़ा हादसा है और अभी भी 20 से 25 लोगों के अंदर मलबे में फंसे होने की आशंका जो है एनडीआरएफ जता रहा है। जी, 3 मंजिला इमारत है। अमित, एक यदि क्लियर आंकड़ा सामने आया हो, तकरीबन कितने लोग इस बिल्डिंग में रहते थे, कितने परिवार इस बिल्डिंग में रहते थे? देखिए, 21 फ्लैट था जो जानकारी सामने आ रही है, यानी 21 परिवार जो है उसमें रहते थे, जिसमें से 20 से लगभग लोगों को जो है जब बिल्डिंग गिरी तो स्थानीय लोगों की मदद से जो है बाहर निकाला गया। और अभी जो आंकड़ा है कि 8 लोग जो डेड बॉडी मिली है, अभी तक 8 लोगों की डेड बॉडी जो है निकाली गई है और 5 लोगों को जो है सुरक्षित रूप से निकाला गया है। अभी भी 20 लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका जो है वो एनडीआरएफ की टीम और मौके पे पहुंची जो पुलिस दल है वो जता रहे हैं। 21 फ्लैट इस पूरे बिल्डिंग में थे। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 21 लोग थे। एक ही अपडेट आपको कर देते हैं कि जानकारी ऐसी कि तकरीबन 25 से 30 लोग यहां पर फंसे हो सकते हैं और 21 फ्लैट थे। यहां पर तकरीबन 21 परिवार रह रहे थे और हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है, हालांकि उन्हें चोट आई है और भी कई लोगों के फंसे होने की यहाँ पर आशंका बनी हुई है। तो एनडीआरएफ की टीम लगातार कोशिश करी मलबे को हटाकर जो फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर निकालने की। तो
तो आप ये तस्वीर देखिए, ऊपर का ये नज़ारा है जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जो इलाका है, जैसा कि पहले बताया कि मुंबई का जो भिवंडी इलाका है वो काफ़ी घना इलाका है और छोटी छोटी गलियां हैं। तो क्या होता है कि जो तकनीकी संसाधन होते हैं उनको भी पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है। अब जो इमारतें हैं वो आसपास की भी, हालांकि कुछ इमारतें हैं जो काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। ये 3 मंजिला इमारत थी, यहाँ पर 21 फ्लैट थे, यानी कि 21 परिवार इस बिल्डिंग में रहते थे। और जब ये बिल्डिंग भरभरा कर गिरी तो सबसे नीचे जो लोग रहते थे वो लोग काफी जख्मी हो गए थे। 8 लोगों की मौत हो गई दर्दनाक, और भी 25 से 30 लोगों के फंसे होने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। जिलानी मंजिल ऐसा इस इमारत का नाम था। और आप देख सकते हैं कि आसपास, अगर हम विजुअल में आपको दिखाया कि किचन का हिस्सा वहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर आप देख सकते हैं किचन का हिस्सा, मतलब ये इमारत जो है ना वो इतनी ऊंची इमारत थी, इतनी ऊंची इमारत, सीधा अभी आप देख सकते हैं पूरा जमीन लेवल पे आ चुकी है। किचन का हिस्सा वहाँ दिखाई दे रहा है, हमें पूरी इमारत यहाँ से नीचे आ रही है। तस्वीर और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। बात करेंगे छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की, जहां पर आज से बस्तर में हवाई सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम भूपेश बघेल शुभारंभ करेंगे और यात्रियों से मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चर्चा भी करेंगे। तो एलाइज एयरवेज करेगी हैदराबाद से जगदलपुर रायपुर उड़ान का संचालन, और हवाई सेवा को लेकर बस्तर वासियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि पहले भी यहां से हवाई उड़ान हुई थी, लेकिन बीच में कुछ तकनीकी संसाधनों की कमी के चलते और हाईवे जो वहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी की कुछ संचालन प्रक्रियाओं के चलते यहां पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन एक बार फिर से यहां पर अब हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। संवाददाता देवव्रत जुड़ गए हैं। देवव्रत, खासा उत्साह देखा जा रहा है जगदलपुर वासियों में क्योंकि हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। जी बिल्कुल, और बस्तर को एक तरह से ये सौगात ही है हवाई सेवा की। पहली बार बस्तर यानी जगदलपुर का जो शहर है वो हैदराबाद से जुड़ेगा, और यकीनन ये उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा जो कि आदिवासी इलाकों में रहते हैं। नक्सल इलाके में रहने वाले लोगों के लिए हवाई सेवा से जुड़ना काफ़ी अहम बात है। और मुख्यतः सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी होगी कि रायपुर के साथ हैदराबाद की कनेक्टिविटी जगदलपुर से होगी, और क्योंकि एनएमडीसी का भी खदान जो है वो बस्तर में संचालित होता है, वहाँ से भी कई लोगों का हैदराबाद आना जाना रहता है। तो 2 शहरों से एक साथ यहाँ से कनेक्टिविटी मिलेगी, और रायपुर में क्योंकि मेन एयरपोर्ट है और यहाँ से दूसरे शहरों में भी जगदलपुर के लोग जा सकेंगे। कम समय में लंबी दूरी तय होगी, और निश्चित तौर पे ये सौगात है एक तरह से बस्तर वासियों के लिए। काफ़ी समय से इंतज़ार यहाँ पर किया जा रहा था, और आज ये सपना एक तरह से साकार होने जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी एक कोशिशें जरूर की गई थी, एयर ओडिशा द्वारा यहाँ पर विमान सेवा संचालित की गई थी, लेकिन वो सेवाएं बंद कर दी गई, और अब एयर अलायंस फिर से यहाँ पर सेवाएं शुरू करने जा रहा है। और हैदराबाद से ये फ्लाइट तकरीबन 9 बजे उड़ेगी और 10:45 पे ये जगदलपुर पहुँचेगी। उसके बाद फ्लाइट जो है रायपुर के लिए रवाना होगी, और रायपुर में तकरीबन 12:05 पे ये फ्लाइट पहुँचेगी। तो जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि आज का मौसम, क्योंकि सबसे ज़्यादा मौसम की ओर इशारा करना चाहूँगा कि मौसम का मिजाज आज बिगड़ा हुआ है सुबह से ही, न सिर्फ रायपुर का बल्कि जगदलपुर में भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। तो अभी काफी कुछ मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि विजिबिलिटी बेहतर तरीके से होगी तब फ्लाइट का संचालन आज बेहतर तरीके से हो पाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सिविल एविएशन के जो केंद्रीय मंत्री है भारत सरकार के हरदीप पुरी, वो यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे, और इसके साथ ही जो है हवाई यात्रा की शुरुआत। चलिए, यानी कि आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है बस्तर वासियों के लिए। देवव्रत, आप लगातार जुड़े रहें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। जहां छत्तीसगढ़ में अब कोरोना का जो कहर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, नहीं थम रहा है। कल प्रदेश में 1949 नए मरीज मिले। रायपुर में सबसे ज्यादा 812 मरीज मिले। महासमुंद में 94 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। प्रदेश में कोरोना से कल 13 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं रविवार को 921 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर भी गए। एक्टिव मरीजों की संख्या अब यहाँ पर 37,853 हो गई है। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 86,100
83 हो गई है और कोरोना से अब तक 677 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक 47,653 लोगों ने कोरोना को मात देकर अपने घर भी पहुंचे हैं। और संवाददाता देवव्रत भगत जुड़े हुए। देवव्रत, बड़ी संख्या में कोरोना के मामले रोज सामने आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कुछ ही दिन में आंकड़ा 1 लाख के पार भी होने वाला है। बिल्कुल, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं जो कि बेहद चिंताजनक है और सरकार के पास इन बढ़ते आंकड़ों को रोकने के लिए लॉकडाउन के अलावा कोई और दूसरा चारा फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है और शायद इसीलिए एक तरह से ये लॉकडाउन रिटर्न ही है जो कि फिर एक बार राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में लगाया जा रहा है। और जो इस बार का लॉकडाउन रहेगा वो बाकी समय से काफी सख्त होगा और पहले ही ये हिदायत दे दी गई है कि इस दौरान जो है काफ़ी सख्ती बरती जाएगी, ज़िलों की सीमाएं सील होगी और साथ ही साथ ये भी कोशिश होगी कि जो आपातकालीन सेवाएं हैं ये जारी रहें, लेकिन बावजूद इसके जो पेट्रोल पर भी पाबंदी इस बार लगा दी गई है, यानी कि आम जनता को पेट्रोल नहीं मिलेगा। आज रात 9 बजे से ये टोटल लॉकडाउन लगने वाला है और जो इमरजेंसी की सेवाएं हैं केवल वही चलेंगी। सब्जी मार्केट जो कि हर बार ये देखा जाता था कि लॉकडाउन के समय में सब्जी मार्केट में काफी रियायत मिलती थी, लोगों को सब्जियां मुहैया हो जाती थी, लेकिन इस बार के चलिए देखना होगा कि इस बार का जो लॉकडाउन है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रायपुर में बेकाबू होते कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है और आज रात 9 बजे से 28 सितंबर तक 1 सप्ताह तक टोटल लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इस दौरान इस बार ज्यादा सख्ती बरती जाएगी और इस बार सब्जियों की दुकानें भी नहीं खुलेंगी और साथ ही शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। दूध के लिए सुबह शाम 1.5 घंटे की छूट रहेगी और इसके अलावा सिर्फ एम्बुलेंस, पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पेट्रोल दिया जाएगा। अंबिकापुर में भी आज से 28 सितंबर तक लॉकडाउन लगने जा रहा है और छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। प्रदेश में कुल पीड़ितों की संख्या करीब 84,000 के पार पहुंच गई है और सबसे ज्यादा बुरे हालात तो राजधानी रायपुर के ही हैं और दुर्ग, बिलासपुर, मुंगेली जैसे शहरों में भी हालात बेकाबू हैं, जिसे देखते हुए कुछ जिलों में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। बात करें दुर्ग की तो यहां कल से ही लॉकडाउन शुरू हो गया है। दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,000 के पार पहुंच गई है। मुंगेली जिले में 17 सितंबर से ही लॉकडाउन लगा हुआ है जो 23 सितंबर तक चलेगा। बालोद जिले में 22 से 22 सितंबर तक लॉकडाउन लगने जा रहा है। वहीं जशपुर के 5 नगर पंचायत क्षेत्र जिसमें बगीचा, कुनकुरी और कोतबा में लॉकडाउन जारी है। तो वहीं राजधानी रायपुर में बदला मौसम का मिजाज, घने बादल छाए हुए हैं। सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में बना है निम्न दबाव का क्षेत्र। ओडिशा में सिस्टम का असर ज्यादा रहेगा। छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में बारिश की संभावना बनी हुई है, यानी कि ओडिशा में भारी बारिश हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से जो दबाव बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में, उसके चलते ऐसी जानकारी है कि छत्तीसगढ़ में भी बारिश हो सकती है। हालांकि अभी मौसम का जो मिजाज है वो काफी बिगड़ा हुआ है। घने बादल छाए हुए हैं। सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है। हो सकता है कि धीरे धीरे बारिश ज्यादा बढ़ जाए क्योंकि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बना हुआ है और ऐसा कहा जा रहा है कि ओडिशा में सिस्टम का असर ज्यादा देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का आज तीसरा दिन है। नियमितीकरण और स्थायीकरण जॉब सिक्योरिटी की कर रहे मांग। स्वास्थ्य मंत्री की अपील बेअसर साबित हुई है और जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनको लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता, जब तक उनकी सिक्योरिटी उनको नहीं मिल जाती है, तब तक उनका जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे थे बातचीत करने के लिए, लेकिन उनकी जो अपील है वो बेअसर रही। बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा है। साफ तौर पर कहना है कि वो लगातार अपनी मांगों के प्रति सड़कों पर रहेंगे और जब तक उनकी मांग नहीं पूरी हो जाती है तब तक वो इस प्रदर्शन को नहीं बंद करने वाले हैं। तो प्रदर्शन का दौर लगातार रायपुर में देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है। ओबीसी आरक्षण के लिए राशन कार्ड बनेगा। आधार कार्ड की गिनती के आधार पर ओबीसी आरक्षण। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। सवर्ण आरक्षण के लिए भी राशन कार्ड का आधार होगा।
हेड काउंट के लिए राशन कार्ड का डेटा इस्तेमाल होगा। राशन कार्ड आधार बैंक से लिंक जातिगत डाटा लेंगे और ओबीसी को 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है, जो कि पिछले काफी वक्त से मांग चली आ रही थी। दावा आपत्ति के बाद ऐप से जोड़ा जा सकेगा नाम। और रायपुर में अधिकारियों पर नाराज डीजीपी अवस्थी, जहां पर ट्रांसफर आदेश पर अमल नहीं करने से काफी नाराज। पुलिस में अनुशासनहीनता की कोई जगह नहीं है, ये कहना है। ज्वाइनिंग नहीं देने वालों को किया जाए निलंबित, मैं व्यक्तिगत रूप से करूंगा रिव्यू, डीएम अवस्थी का साफ तौर पर कहना है। उन्होंने काफी नाराजगी भी व्यक्त की है। पुलिस में अनुशासनहीनता की कोई जगह नहीं है। तो खबर रायपुर से है, जहां पर अधिकारियों पर काफी नाराज नजर आए डीजीपी डीएम अवस्थी। ट्रांसफर आदेश पर अमल नहीं करने को लेकर नाराजगी व्यक्त की उन्होंने। उनका कहना है कि पुलिस में अनुशासनहीनता की कोई जगह नहीं है।